चलिए बच्चों शुरू करते हैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। राइट, तो बेटा हम पार्ट 1 कर रहे हैं बैक एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन बेटा बैक एक्सरसाइज का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्या कह रहा है हमारे सामने है। देखो बेटा, बात आती है कि क्या ज़रूरत है। राइट, क्या ज़रूरत है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की, हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं। हम बिना पीरियोडिक टेबल के अगर एलिमेंट्स को डिस्कस करें तो क्यों बेटर नहीं है। तो बेटा इसका पीछे का बस एक यही है लॉजिक, क्या कि बेटा पीरियोडिक टेबल से, बेटा पीरियोडिक कहीं ना कहीं टेबल की हेल्प से हमने एलिमेंट्स को, हमने पीरियोडिक टेबल की हेल्प से हमने एलिमेंट्स को एकदम, हम कहें उन्हें, हमने सिस्टमेटिक और सिंप्लीफाई वे में, हमने उन्हें सिस्टमेटिक एंड सिंप्लीफाई वे में हमने उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अरेंज कर दिया। हमने उनकी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम आसानी से स्टडीज़ कर पाते हैं, उनको हम अरेंज कर पाते हैं। उनकी फ़िज़िकल और केमिकल स्टडीज़ को समझ पाते हैं, प्रॉपर्टीज़ को समझ पाते हैं और रिलेट कर पाते हैं, प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और बेटा हम याद रखना रिलेट कर पाते हैं। तो यही बेटा है एक्चुअली में, रिलेट कर पाते हैं, यही एक्चुअली में बेस है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीरियोडिक टेबल। बेटा सबसे पहले एक एलिमेंट, एक साइंटिस्ट आए थे, आपको याद होगा, डॉबेरेनर, उसने अपने अकॉर्डिंग जस्टिफाई करा, टेबल बनाई। फिर उसके बाद उससे पहले एक और व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, प्राउड्स ने, कि हाइड्रोजन के बेस से निकली है। उससे पहले एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल, जो नहीं देते। तो बेटा बेसिकली हर कोई सिस्टमेटिकली सिंप्लीफाई करना चाह रहा है। आज की जो पीरियोडिक टेबल आप जानते हो बोर, बरी, रैंग और वर्नर द्वारा बनाई गई है और वो बेसिकली हेनरी मोज़ले की इक्वेशन पर बेस्ड है। राइट, जो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। तो बेटा पीरियोडिक टेबल का अब यही बेसिक थीम है, ताकि हम एलिमेंट्स को अच्छे से स्टडी कर सकें, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि बेटा 118 एलिमेंट को, एक एक एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है याद रखना बड़ा डिफिकल्ट है, बट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की हेल्प से आई होप आपको भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में अब नॉलेज होगी। राइट, तो ये बेटा इतनी एक सॉर्टेड टेबल है, इसी की हेल्प से हम ये सब कर पाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल एंड डिड ही स्टिक टू दैट। बेटा ध्यान से देखना, बेटा मेंडलीव जो था, मेंडलीव ने जो प्रॉपर्टी यूज़ करी थी वो था एटॉमिक वेट। मेंडलीव ने जो प्रॉपर्टी यूज़ करी थी एटॉमिक वेट, बट बेटा प्रॉब्लम ये थी कि मेंडलीव इस प्रॉपर्टी पे स्टिक नहीं कर पाया था। राइट, क्योंकि उसके काफ़ी एलिमेंट्स में फिर एनामली क्रिएट होने लग गई थी। तो हम लिख लेते हैं बच्चों, इसने बोला विच प्रॉपर्टी, राइट, विच प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड डिड ही स्टिक टू दैट। तो बेटा इसका आंसर आएगा Mendeleev used atomic weight, right? Mendeleev used atomic weight as basis of classification, as basis of classification of elements, classification of elements in periodic table, in the periodic table, right? और बेटा याद रखना, उसने 63 एलिमेंट्स उसके टाइम तक पता थे, 63 एलिमेंट्स उसके टाइम तक नोन थे लोगों को। और बेटा उसने कहीं ना कहीं फ्यूचर के एलिमेंट भी बताए थे, बट वो सब नहीं हमें जानना। उसने पूछा है कि डिड ही स्टिक टू दैट। नो बेटा, आप जानते हो एनामोलीज आई थी, और बेटा जो मेंडलीव के टाइम पर जो एनामोलीज थी वो क्या थी बेटा। राइट, तो वो हम देख लेते हैं। बेटा मेंडलीव के टाइम पर जो एनामोलीज आई थी वो एनामोलीज थी, ध्यान से देखना बेटा, 4 एनामोलीज थी बेसिकली। राइट, तो एक तो बेटा कहीं ना कहीं मेंडलीव की हम कहें एनामोलीज या एनामोलस पेयर्स जो थे वो क्या क्या थे।
तो बेटा मेंडलीव के टाइम पर जो एनामोलस पेयर आए थे वो थे आपके एक्चुअली में, एक था बेटा आपका आर्गन का कहीं ना कहीं और पोटाशियम का। बेटा उसने आर्गन को पहले लिखा हुआ था जिसका मास होता 39.9 और पोटाशियम को बाद में लिखा था जिसका मास है 39.1। बेटा दूसरा जो गड़बड़ हुआ था वो हुआ था बेटा आपका टेक्टीनियम और आयोडीन का। टेक्टीनियम का मास क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका 127.5 और बेटा आयोडीन का मास होता है 127। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं टेक्टीनियम का मास ज़्यादा है, वो पहले लिखा गया जबकि उसे बाद में लिखा जाना चाहिए। बेटा तीसरी जो गड़बड़ आई थी वो आई थी थोरियम और प्रोटेक्टीनियम में, राइट, थोरियम और प्रोटेक्टीनियम में गड़बड़ आई थी। तो बेटा इसमें क्या गड़बड़ थी, इसमें ये थी, आप देख सकते हो कि थोरियम का मास था बेटा कहीं ना कहीं 58.9 और प्रोटेक्टीनियम का मास था कहीं ना कहीं आपका, नहीं, थोरियम का मास था आपका 232 और प्रोटेक्टीनियम का मास था आपका 231। ये आपने याद रखना है। और अगर चौथी गड़बड़ को अगर हम देखें तो चौथी गड़बड़ जो आई थी बेटा वो आई थी क्या हमारे पास, चौथी गड़बड़ जो थी बेटा वो थी हमारे पास कोबाल्ट और निकल की। कोबाल्ट का मास होता है बेटा 58.9 और निकल का मास होता है 58.6। बेटा चाहे थोड़ा सा ही मास का डिफ्लेक्शन हो बट डिफ्लेक्शन तो डिफ्लेक्शन ही होता है। तो बेटा कहीं ना कहीं उसने इसको पहले लिखा था, ये गलती है। तो इस तरीके से इसके 4 एनामोलस पेयर बने थे। तो बेटा हमसे पूछा गया है कि क्या वो स्टिक करा था आपने क्या, डिड ही स्टिक टू दैट? नो ही डिडेंट स्टिक टू इट्स लॉ। बेटा वो अपने लॉ को स्टिक नहीं कर पाया, अपने लॉ पे स्टिक नहीं करा उसने, बेसिकली वो उससे डिफ्लेक्ट कर गया 4 जगहों पर। ये आपके सामने है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। बेटा कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेसिस डिफरेंस। बेटा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या अंतर है। बेटा देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही अंतर है बस कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट को प्रायोरिटी देती है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देती है, राइट। तो यही बेटा एक्चुअली में एक डिफरेंस है जो बहुत मेजर डिफरेंस है आप कह सकते हो, राइट। क्योंकि आप जानती हो मूजले ने देख लिया था बेटा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल तो मेंडलीव ने दी है, आपको पता ही है। बट अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो ये हेनरी मूजले ने दी है। आपको पता ही है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पंगा है वो यही है, क्या है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मूजले ने दी है, राइट, ये इसके साथ बस एक यही चीज़ है, ध्यान से सुनना। इसने बोला था कि जो एलिमेंट्स हैं उसने फ्रीक्वेंसी जो देखी एलिमेंट्स की उसने सब पर, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में सभी एलिमेंट्स पर एक्सरेज मार कर सभी एलिमेंट्स पर रेज मार कर देखी थी, उनसे एक्सरे ऑब्टेन हुई थी और उसने पाया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। उसका एकदम सीधा ग्राफ बनाता, एकदम स्ट्रेट ग्राफ बनाता उसका। तो बेटा आप ज़रा ध्यान से सुनना, उसी बेस पर उसने बोला था कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर, जबकि पहले वाले सारे साइंटिस्ट बोला करते थे कि वो एटॉमिक मास पर डिपेंडेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। आइए बेटा, तो अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ। मेंडलीव का कहना था, राइट, मेंडलीव्स का कहना था, क्या कहना था बेटा मेंडलीव्स का, राइट, मेंडलीव का कहना था, मेंडलीव का लॉ क्या था आप जानते ही हो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स are a periodic function of properties of elements are a periodic function of their atomic weight। बेटा आप जानते हैं बार बार एटॉमिक वेट का रट्टा लगा रहा था इसलिए गलत हो रहा था। बट अब देखो मूजले ने बस इसको आकर के हल्का सा करेक्ट किया और बेटा देखो मूजले छा गया, आज उसी की पीरियोडिक टेबल का नाम है। तो मूजले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की अगर हम बात करें तो आप जानते ही वो लॉ क्या कह रहा है, वो कहता है बेटा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, राइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर a periodic function
आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये आपने याद रखना है कि वो उनके पीरियोडिक फंक्शन उनके एटॉमिक नंबर का होता है, जबकि ऊपर जो हमने पढ़ा वो उनका फंक्शन एटॉमिक मास का कह रहा है, राइट। तो यही बेटा एक्चुअली में डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो साफ साफ, ठीक है। यही बेसिकली बना है आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे प्यारे बच्चों मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 3.4 हमसे कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई द सिक्स्थ पीरियड विल हैव शुड कंटेन 32 एलिमेंट। बेटा सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट होता है, हमें जस्टिफाई करना है। कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। देखो बेटा ये मैंने आपको याद करो एग्जाम्पल में कराया था, राइट। मैं वहीं से ही कॉपी कर लाता हूँ बच्चा उसको। तो अब आप देखोगे क्या, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल में अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था। देखो आप, ये रहा बेटा, आप देख सकते हो। देखो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 8, 18, फिफ्थ में 18 और सिक्स्थ में बेटा आपके क्या होते हैं, सिक्स्थ में आप कह सकते हो आपके होते हैं 32 और सेवन्थ में भी 32, राइट। तो बेटा इसकी हेल्प से ये कैसे करा हमने, ये आपको पता ही है। अभी जस्ट देखो बेटा, तो देखो बच्चों, आप इससे पहले वाली अगर एग्जाम्पल वाली PDF देखोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमसे अब पूछा गया है कि सिक्स्थ पीरियड में जस्टिफाई करना है कि 32 एलिमेंट होता है, कैसे जस्टिफाई करोगे, ये आपके सामने है। क्योंकि सिक्स्थ पीरियड में आप जानते हो 6S, 4F, 5D और 6P 4 सबशेल्स होते हैं। और बेटा क्योंकि 4 सबशेल्स हैं तो बेटा इसीलिए सिक्स पीरियड में 4 सबशेल्स आते हैं। तो बेटा उसके अंदर एक्चुअली में 32 ही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि एक 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 32 ही ऑर्बिट 32 ही एलिमेंट आएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3.4 के बाद 3.5 की टर्न। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 3.5 हमसे, बेटा क्वेश्चन नंबर 3.5 हमसे कह रहा है यहाँ पर, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3.5 हमसे कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ पीरियड, आप पीरियड और ग्रुप की टर्म्स में बताइए आप किधर लोकेट करोगे, वेयर यू लोकेट एटॉमिक नंबर विद 114। एटॉमिक नंबर हमें दिया गया है 114 और बोला गया है कि आप कहाँ लोकेट करोगे इसे पीरियड में और किस ग्रुप में। बेटा देखिए आपको मैंने नंबर याद कराया है नोबल गैसेस का, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। अगर आपको ये एलिमेंट का नंबर याद है नोबल गैसेस की एलिमेंट्स का, तो आप देखोगे यहाँ पर हमसे बोला गया 114। बेटा ये है फर्स्ट पीरियड और ये है आपका कहीं ना कहीं सेवन्थ पीरियड। ये आपका है फर्स्ट पीरियड और ये है आपका सेवन्थ पीरियड। तो बच्चों अगर आपको ये बात क्लियर है कि फर्स्ट पीरियड और सेवन्थ पीरियड की, अब आप एक बात देख सकते हो क्या, अब आप देख सकते हो कि जो एलिमेंट नंबर 114 है इसका पीरियड की अगर हम बात करें तो बेटा पीरियड तो होगा इसका सेवन्थ, पीरियड तो होगा बेटा सेवन्थ। और अगर हम बात करें बच्चों पीरियड के बाद ग्रुप की, तो बेटा जो इसका ग्रुप होगा प्यारे बच्चों, ग्रुप इसका होगा एक्चुअली में, देखो बेटा लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना होता है, बस लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना होता है ये। तो आप देख सकते हो ग्रुप इसका क्या होगा बेटा, इसका ग्रुप होगा 14th। तो इसका ग्रुप हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, 14th। तो बेटा आई होप ये समझ आ गया होगा। ग्रुप बेटा 14th है और बेटा पीरियड इसका 7th है। बेटा पीरियड 7th हमने कैसे कहा, क्योंकि बेटा इससे 4 एलिमेंट पहले की बात चल रही है। आप जानते हो ये पी ब्लॉक जो होता है ये 13 से लेकर के 113 से लेकर 118 तक ये बेसिकली आपका ये आपका बेसिकली नोबल गैसेस ही रहती हैं, मतलब नोबल गैसेस नहीं पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही रहते हैं। अगर बच्चों कल को हमसे ब्लॉक पूछा जाता हम ब्लॉक भी बता देते, क्योंकि बेटा ग्रुप 14 है तो बेटा ब्लॉक जो होता है ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक। और बेटा हमसे और क्या पूछा जाता है, हमसे अगर पूछा जाता कि इसका पीरियड हमें ऑलरेडी दे ही रखा है, तो बस पीरियड या ग्रुप या ब्लॉक ये 3 ही चीज़ें पूछी जाती है बेसिकली, हमें सब पता लग गया है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट। तो बेटा आप देखोगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें दिया गया है, याद रखना बेटा एटॉमिक नंबर जब भी एटॉमिक नंबर आप एक्चुअली में 104 से ज़्यादा बात करोगे तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, राइट, लास्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं वो बेसिकली ग्रुप नंबर ही होते हैं,
राइट, ये आपने याद रखना है, वो ग्रुप नंबर ही होते हैं। और बेटा एटॉमिक नंबर जब भी 104 से ज़्यादा होता है तो वो पीरियड 7 ही होता है, 7th ही पीरियड होता है। तो बेटा उसी के बेस पर मैंने करा है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, हमने पहले ऐसा एग्जाम्पल भी करा है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया इसको। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं 3.6 क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है यहाँ पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर, देखो बेटा राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप। बेटा देखो थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें, थर्ड पीरियड में हम जानते हैं न मग अल सी प स कल अर, ये हमारा थर्ड पीरियड है। अब बेटा आप जानते हो इसने बोला ग्रुप 17th, बेटा ये ग्रुप 1 है, आप जानते हो, ये आप जानते हो ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 और ये 18 है, जिसे हम रोमन में ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो बच्चों अब देखो उसने बोला 17th ग्रुप के अंदर थर्ड पीरियड में कौन सा एलिमेंट है, तो बेटा आंसर हो जाएगा क्लोरीन एलिमेंट है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्लोरीन एलिमेंट मौजूद है बेसिकली आपका ग्रुप 17 के अंदर, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब 3.6 के बाद बेटा बात कर लेते हैं हम 3.7 एलिमेंट की। क्या कह रहा है 3.7 क्वेश्चन नंबर, देखो बेटा 3.7 ध्यान से देखना बच्चों। देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है बच्चों, हमसे कह रहा है कि विच एलिमेंट वुड यू थिंक बी नेम्ड लॉरेंस एंड बर्कली लेबॉर्ट्री। बेटा लॉरेंस और बर्कली लेबॉर्ट्री से कौन से एलिमेंट निकले हैं, देखो बेटा याद रखना लॉरेंस के नाम से जो एलिमेंट है बेटा वो है एक्चुअली में एटॉमिक नंबर 103। याद रखना बेटा वो लॉरेंस के नाम पर लॉरेंशियम है, मैं फिर से बोल रहा हूँ लॉरेंस के नाम पर लॉरेंशियम एलिमेंट है बेटा, कौन सा एलिमेंट नंबर 103 लॉरेंशियम, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये लॉरेंशियम है एटॉमिक नंबर 103। और बेटा बर्कली के नाम पर, बर्कली के नाम पर बेटा एक एलिमेंट है बर्कीलियम, राइट। बर्कली के नाम पर एक एलिमेंट है बेटा बर्कीलियम। याद रखना उसका एटॉमिक नंबर जो है बच्चों वो क्या है, वो है 97, वो है बेटा 97। और अगर बात आती है बच्चों अब किसकी, अब बात आती है सीबॉर्ग की। बेटा सीबॉर्ग के नाम पर, सीबॉर्ग्स के नाम पर जो एक एलिमेंट है बेटा वो है हमारा एक्चुअली में एलिमेंट नंबर 106, बेटा वो है सीबॉर्गियम। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, सीबॉर्गियम, ठीक है बेटा। तो ये आपके एलिमेंट है बच्चों, आई होप ये क्लियर होगा। फिर से सुन लो, लॉरेंस के नाम पर एक एलिमेंट है एलिमेंट नंबर 103, बर्कली के नाम पर एक एलिमेंट है एलिमेंट नंबर 97 और सीबॉर्ग के नाम पर भी एक एलिमेंट है एलिमेंट नंबर 106, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, राइट। 3.7 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3.8 पर। क्या कह रहा है बेटा, देखो 3.8 हमसे कह रहा है यहाँ पर, देखो बेटा देखो हमसे कह रहा है वाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। बेटा याद रखना बेटा देखो, अच्छा एक बात और बच्चों याद रखना, अगर कल को होता 104 एटॉमिक नंबर तो बेटा ये भी याद रखना 104 एटॉमिक नंबर उसके पीछे लड़ाई थी, उसके पीछे लड़ाई थी कि कई लोग अमेरिकन्स बोलते थे रदरफोर्डियम, राइट, अमेरिकन्स बोलते थे रदरफोर्डियम। और याद रखना जो सोवियत यूनियन वाले लोग थे वो बोलते थे उसे कुर्चाटोवियम, राइट। तो वो मत भूलना बच्चों, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कुर्चाटोवियम, राइट। और आज जो उसका नाम हमने करा है वो आप जानते हो वो रदरफोर्डियम ही है, उसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है रदरफोर्डियम, ठीक है। तो ये भी कल को आपसे पूछा जा सकता है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। बेटा ग्रुप के अंदर सेम ग्रुप के अंदर जो होता है इन द सेम ग्रुप सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं। बेटा याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, इन द ग्रुप
याद रखना इन द सेम ग्रुप, याद रखना इन द सेम ग्रुप क्या, एलिमेंट्स हैव, याद रखना बच्चों क्या, एलिमेंट्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है बेटा वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। आप ये मत बोलना कि एग्जैक्ट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, वो तो हो ही नहीं सकती, आप जानते हो। इसका मतलब है मीन्स सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको ये डन है कि उनके सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब बेटा सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने से इससे यही है, देयरफॉर, इसी की वजह से बेटा याद रखना, देयरफॉर दे हैव सेम या सिमिलर, देयरफॉर दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। डन। चलिए बेटा 3.8 के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.9 पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 3.9? देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3.9 क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3.9 कह रहा है कि वाई व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन टू। बेटा देखो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का क्या मतलब है। देखो बेटा एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि वो दो न्यूक्लियसिस के बीच का डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस, बेसिकली वही एटॉमिक रेडियस होती है। क्योंकि आप जानते हो एक एटम को प्रॉपरली अलग करके उसकी रेडियस निकाल पाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम है। इसीलिए बेटा हमने एक्चुअली में अपनी कन्वीनियंस के लिए ये लिया कि हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली में एलिमेंट्स की जो रेडियसेस होती हैं उनका हम एक्चुअली में क्या करेंगे, हम उस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। तो उनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस ही बेसिकली एटॉमिक रेडियस बना लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या आंसर करोगे, ध्यान से देखना। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस मीन्स साइज ऑफ एटम, ठीक है। याद रखना एटॉमिक रेडियस मीन्स साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, राइट। ये आपने याद रखना है। तो और कुछ नहीं है। अगर हम बात करें देखो अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें मेटल्स की, तो बेटा मेटल्स के अंदर जो हम रेडियस चेक करते हैं वो होती है मेटेलिक रेडियस, राइट, मेटेलिक रेडियस। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के अंदर जो रेडियस होती है वो हम निकालते हैं बेटा कोवेलेंट रेडियस, राइट। और अगर हम बात करें आपके अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें गैसेस की, नोबल गैसेस की या नोबल एलिमेंट्स की या नोबल गैसेस की, तो बेटा जो हम नोबल गैसेस के लिए जो हम रेडियस निकालते हैं वो होती है वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, राइट। और बेटा अगर हम बात करते हैं, राइट, अगर हम बात करते हैं आयंस की, अगर हम बात करते हैं आयोनिक रेडियस की, बेटा आयोनिक रेडियस जो होती है वो रेडियस होती है रेडियस ऑफ आयंस, राइट। तो ये आपने याद रखना है। आयनिक रेडियस मींस साइज ऑफ आयन। तो आयनिक रेडियस का क्या मतलब है? मींस साइज ऑफ आयंस। आयंस का साइज निकाल रहे हैं। जहाँ पर हम आयंस के अंदर हो सकता है हम कैटायन का साइज निकाल रहे हो सकता है हम आयंस के अंदर एनायन का साइज निकाल रहे हो। तो बेटा जब हम साइज ऑफ आयंस निकालते हैं तो बेटा वो होती है आयनिक रेडियस। बेटा जब हम एक्चुअली में हम बेसिकली साइज ऑफ एटम निकालते हैं तो होती है एटॉमिक रेडियस, तो होती है एटॉमिक रेडियस। तो बेटा अब ज़रा ध्यान से देखना क्या होगा बच्चों। देखो बड़ा आसान है इसको करना, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशंस वगैरह जो हैं, अगर हम बात करें डेफिनेशंस क्या है इनकी, तो बेटा इनकी डेफिनेशंस हमने नोट्स में लिख रखी हैं ऑलरेडी, तो वहाँ से आप एक्चुअली में इनको रेफ़र कर लेना, या फिर चलो मैं लिख ही देता हूँ जल्दी जल्दी। देखो बेटा अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, कोवेलेंट रेडियस की, कोवेलेंट रेडियस की, तो क्या है बेटा कोवेलेंट रेडियस? याद रखना 1/2 ऑफ अ डिस्टेंस, 1/2 of the distance between the nuclei, between the
nuclei of two covalently bonded atoms of the same element in a molecule. Same element in a molecule, राइट। और अब अगर हम देखें तो बेटा अब आप देख सकते हो, बात करें अगर हम मेटेलिक रेडियस की, राइट, तो मेटेलिक रेडियस की क्या है, अगर हम अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप एग्जांपल चाहते हो तो आप देख लो, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है। क्लोरीन मॉलिक्यूल की जो रेडियस बॉन्ड डिस्टेंस होता है दो न्यूक्लियसिस के बीच का, जो बॉन्ड का डिस्टेंस है बेटा प्यारे बच्चों, वो होता है 198 पिकोमीटर। तो अगर हमें निकालनी है रेडियस, तो रेडियस जो हो जाएगी, रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम, वो हो जाएगी, आप जानते हो, जो भी बॉन्ड का डिस्टेंस है डिवाइड बाय 2, राइट। तो डिवाइड बाय 2 को जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 198 पिकोमीटर डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 99 पिकोमीटर। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो ये बेसिकली क्लोरीन की रेडियस हो गई। अगर हम बात करें मेटेलिक रेडियस की, तो बेटा मेटेलिक रेडियस क्या होता है, मेटेलिक रेडियस, तो ध्यान से सुनना, मेटेलिक रेडियस क्या होता है, वो और भी आसान है। देखो बेटा मेटेलिक रेडियस क्या होता है, सिमिलर है 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी, बेटा हमने ऊपर लिखा था बिटवीन दी न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड, अब यहाँ हम लिख देंगे बिटवीन दी एडजेसेंट एटम्स ऑफ मेटल, राइट, एडजेसेंट एटम्स इन द मेटेलिक रेडियस, इन द मेटेलिक लैटिस या इन द मेटेलिक रेडियस, ठीक है। और अगर हम देखें कि बेटा देखो, अगर हम बात करें कॉपर के अंदर दो सॉलिड एटम के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो कॉपर के अंदर दो सॉलिड कॉपर जो होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है बेटा, वो होता है कहीं ना कहीं 256 पिकोमीटर। तो अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कॉपर की, तो बेटा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन टू कॉपर आयंस, राइट। तो डिस्टेंस अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन कॉपर आयंस डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा बेटा कहीं ना कहीं 256 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 128 पिकोमीटर। ये आपकी हो जाएगी बेटा एक्चुअली में आपकी रेडियस ऑफ कॉपर आयन। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। सिमिलर वे में अगर बेटा हम बात करें मेटेलिक वैन डर वाल रेडियस की, तो बेटा वैन डर वाल रेडियस जो होती है वो होती है बेटा एक्चुअली में, वैन डर वाल रेडियस जो होती है वो होती है आपकी नोबल गैसेस की रेडियस, राइट। तो वैन डर वाल जो रेडियस होती है बेटा वो होती है नोबल गैसेस में। और देखिए बेटा, तो आओ वो करते हैं ज़रा। देखो बेटा अगर हम बात करें, एक मिनट रुकना, देखो बेटा, तो अगर हम बात करें वैन डर वाल रेडियस की, वैन डर वाल रेडियस, तो बेटा ये क्या रहेगा, बेटा वैन डर वाल रेडियस जो रहेगा ये भी आसान सा है। इसमें बेटा हम लिखते हैं एक्चुअली में, याद रखना वैन डर वाल रेडियस जो होती है उसमें हम क्या लिखते हैं, वैन डर वाल रेडियस बेसिकली हम डिटरमाइन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, याद रखना इट इज़ द डिस्टेंस, ठीक है, द रेडियस ऑफ एन एटम, याद रखना बेटा हम इसमें लिखते हैं इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू adjacent नॉन बॉन्डेड, क्योंकि बेटा नोबल गैसेज एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, इसलिए नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ द
same element in a crystal lattice, in a crystal lattice। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये बेटा बेसिकली होती हैं आपकी वेंडरवॉल रेडियस, राइट। तो वेंडरवॉल रेडियस बेसिकली आप जानते ही हो, दो एटम्स काफ़ी दूर दूर रहेंगे इसमें। अगर एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये कहीं ना कहीं होगा और ये इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से बेसिकली हम निकालते हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा आप समझ सकते हो, ये आपका रेडियस ऑफ वेंडरवॉल रेडियस कहलाएगा। ये रेडियस आपकी वेंडरवॉल रेडियस कहलाएगी, ये आपने याद रखना है, ये रेडियस वेंडरवॉल रेडियस कहलाएगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर डन हो चुका है तो 1 मिनट रुकना बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सर इसके बाद वेंडरवॉल रेडियस के बाद जो रेडियस आती है वो है आयनिक रेडियस। तो अब हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों आयनिक रेडियस क्या है, वो भी देख लो जल्दी से। देखो बेटा, आयनिक रेडियस जो होती है वो हमने पढ़ रखा है वैसे तो, अभी कैटायन में बड़ी होती है, एनायन में छोटी होती है। तो क्या है एक बार आयनिक रेडियस वो भी जान लो। देखो बेटा, आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना बेटा, हमारे को पता है कि कैटायन जो होते हैं, राइट, आयनिक रेडियस दो तरीके से होती है बेसिकली, एक कैटायन की और एक एनायन की, और एक होता है पेरेंट एटम की। तो बेटा एक तरफ होते हैं हमारे कैटायन, राइट, एक तरफ होते हैं कैटायन, एक तरफ होता है पेरेंट एटम, और एक तरफ होता है बच्चों एनायन। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बच्चों कि हम एक तरफ सोडियम ले लेते हैं और एक तरफ हम ले लेते हैं सोडियम आयन। तो आप देखोगे कि सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है अगर आप देखो, राइट, तो वो आपके पास कितने आएंगे, वो आएंगे आपके पास निकल करके कुछ, 1 मिनट रुकना। देखो अब आप देखोगे सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है बेटा कहीं ना कहीं 10, प्रोटॉन कहीं ना कहीं है बच्चा 11, और आप देखो सोडियम के पास 11 और यहाँ पर है 11। और अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, हमने ले लिया एक फ्लोरीन का, राइट, और फ्लोरीन के अंदर हम देखें, अगर हम यहाँ पर हम इसे हटा के फ्लोरीन कर देते हैं, सोडियम को हटा के, और यहाँ हमने लिख दिया F-। हम इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, अगर देखें तो यहाँ पर है फ्लोरीन में 9 और प्रोटॉन है 9 और इलेक्ट्रॉन है 10 और अब प्रोटॉन है 10, राइट, प्रोटॉन है 9। तो अब अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो प्यारे बच्चों, अब आप देख रहे हो अल्टीमेटली यहाँ पर आपके सामने कि देखो कैटायन के केस में क्या हुआ। कैटायन जो होते हैं बेटा वो हमेशा स्मॉलर होते हैं अपने पेरेंट एटम से, कैटायन हमेशा स्मॉलर होते हैं। एनायन जो होते हैं बेटा वो बड़े होते हैं अपने पेरेंट एटम से, कैटायन हमेशा छोटे होते हैं और एनायन हमेशा बड़े होते हैं। इसका रीज़न क्या है प्यारे बच्चों, इसका रीज़न यही है कि देखो कैटायन जो होते हैं ना वो उनके अंदर कहीं ना कहीं कैटायन जो होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। बेटा आप देख सकते हो हेयर Z इफेक्टिव विल इंक्रीज, हेयर Z इफेक्टिव विल इंक्रीज, यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, हेयर Z इफेक्टिव विल इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन, एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस होने के कारण यहाँ पर एक्चुअली में साइज़ बढ़ गया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एनायन के केस में, तो बेटा आप देख रहे हो एनायन के केस में एनायन बड़ा है अपने पेरेंट से। क्यों बड़ा है, तो बेटा इसका रीज़न आएगा हेयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज ड्यू टू, तो बेटा याद रखना हम क्या लिख रहे हैं, बोलो, हेयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज will decrease due to addition of electron। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब बेटा Z इफेक्टिव है, याद रखना Z इफेक्टिव घट गया है ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपने याद रखना है, राइट। तो बेटा याद रखना कि हमेशा जो आपके एनायंस होते हैं उनके अंदर हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाने से कहीं ना कहीं उनका साइज़ जो हो जाता है वो छोटा हो जाता है। और बेटा कैटायंस के केस में कहीं ना कहीं जो साइज़ होता है वो एनायंस के केस में साइज़ बढ़ जाता है और कैटायंस के केस में साइज़ घट जाता है,
ठीक है। तो इससे यही होता है कि कहीं ना कहीं उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम हो जाती है, इस वजह से। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमने 3.9 बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब देखो बेटा 3.9 के बाद अगर हम देखें तो 3.10 क्या कह रहा है हमसे बेटा, आप देख सकते हो ये हमसे कह रहा है हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड अ ग्रुप। तो बेटा देखो हमसे बोल रहा है ग्रुप में और पीरियड में, राइट। हमसे बोल रहा है कि हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन ग्रुप। तो बेटा हम कैसे करेंगे, अब ज़रा ध्यान से देखना। देखो बच्चा, अब मैं आपको सबसे पहले आपको ना एक बार ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ बेटा। ट्रेंड देखना, लिथियम की अगर आप एटॉमिक रेडियस की बात करो, एटॉमिक रेडियस की अगर आप बात करो लिथियम की, बेटा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। आप देख सकते हो लिथियम की एटॉमिक रेडियस है 152, फिर है 111, फिर है 88, फिर है 77, फिर है 74, फिर है 66, फिर है 64। आप देख सकते हो कि एटॉमिक रेडियस जो है वो घटती गई है। पीरियड की बात करें, सबसे पहले मैं पीरियड बता रहा हूँ बच्चों, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों पीरियड। तो पीरियड में आपने क्या देखा, एटॉमिक रेडियस घट रही है। बेटा एटॉमिक रेडियस, अब मन में आएगा एक सवाल कि एटॉमिक रेडियस क्यों घट रही है, राइट। मन में सवाल आएगा कि एटॉमिक रेडियस क्यों घट रही है। तो बेटा रीज़न आएगा कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे जैसे बेटा हम लेफ़्ट राइट बढ़ते हैं तो लेफ़्ट राइट बढ़ने पर क्या होता है, लेफ़्ट राइट बढ़ने पर आपके जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो आप ये कह सकते हैं एक तरीके से वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़े, वैलेंस शेल के अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं एक तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है, राइट। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि कहीं ना कहीं सर शील्डिंग भी तो बढ़ेगी। तो बेटा इसका रीज़न आपके सामने है, जेड बढ़ता है 1 की एवरेज से, सिग्मा आपको पता है बढ़ता है 0.35 की एवरेज से। तो अल्टीमेटली बेटा बढ़ेगा कौन, तो वो आप जानते ही हो, अल्टीमेटली तो बेटा जेड ही ज़्यादा बढ़ रहा है ना। 0.65 की तो बढ़ोतरी हर बार होगी, तो अल्टीमेटली ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो पक्का ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। तो बेटा आपका पीरियड में तो आपको समझ आ गया होगा। पीरियड में आपको इतना सा आंसर लिख कर आना है क्या, कि ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट, राइट, ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड, राइट। आपने लिखना है आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इंक्रीज देयरफॉर, आपने लिखना है देयरफॉर, जिससे आपने लिखना है कहीं ना कहीं जेड इफेक्टिव इंक्रीज, देयरफॉर आपने लिखना है जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है तो आप कह सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज, या आप कह सकते थे एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, देयरफॉर आप कह सकते हो साइज डिक्रीज, देयरफॉर साइज डिक्रीज, और ब्रैकेट में आप चाहो तो एटॉमिक साइज भी लिख सकते हो, एटॉमिक साइज डिक्रीज, वटएवर जो आपको सही लगे। अब बेटा बात कर लेते हैं एक बार हम पीरियड की, बाद हम ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। आओ बच्चों एक बार ग्रुप्स में भी आपको एक बार ट्रेंड दिखा दें, जैसे हमने पीरियड्स में ट्रेंड्स को आपको शो किया, ताकि आपको और अच्छी क्लैरिटी के साथ आप लिख पाओ, राइट, आप समझ पाओ एक बार ग्रुप्स के अंदर क्या रहता है, राइट। तो आप ज़रा ध्यान से देखना ग्रुप्स के अंदर। बेटा देखो ग्रुप्स के अंदर ये है आपके सामने, मैं 2 ग्रुप ले लेता हूँ, एक ग्रुप 1 ले लेता हूँ, एक ग्रुप 17 ले लेता हूँ बेटा, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने लिखा बेटा ली ना के रब से फरियाद, और बेटा फरियाद नहीं लिखा है मैंने क्योंकि वो रेडिएक्टिव, उनको रहने दो। और फिर कल बाहर आई आंटी। बेटा अगर आप देखो साइज़ की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक साइज़ है 152, यहाँ है 186, यहाँ है 231, यहाँ है 244, यहाँ पर है बच्चों आपका एक्चुअली में 262। आप देख सकते हो नीचे जब हम जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं,
ग्रुप में नीचे जाते जाते हम एक चीज़ जो पा रहे हैं वो ये पा रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या हम जो एक चीज़ पा रहे हैं वो ये कि नीचे जाते जाते कहीं ना कहीं साइज़ जो है बढ़ रहा है, राइट, साइज़ बढ़ रहा है। इसका रीज़न क्या आएगा? इसका रीज़न आएगा क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं। आओ एक बार यहाँ भी देखते हैं बेटा क्या साइज़ है। ये बेटा मैंने जो लिखा है ये एटॉमिक रेडियस है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये एटॉमिक रेडियस है। एक बार हम एटॉमिक रेडियस यहाँ भी लिख देते हैं। आओ राइट, एक बार एटॉमिक रेडियस हम यहाँ भी लिख लेते हैं। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखना। देखो बेटा एटॉमिक रेडियस अगर फ्लोरीन की बात करो तो 64, क्लोरीन की बात करो तो 99, ब्रोमीन की बात करो तो 114, आयोडीन की बात करो तो 133 और एस्टेनाइट की बात करो तो 140। अब आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस यहाँ भी बढ़ रही है नीचे जाते जाते। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अब बात आती है इसका रीज़न क्या लिखोगे बेटा। इसका रीज़न आप लिखोगे कि जैसे जैसे विद इन अ ग्रुप, जब हम ग्रुप में एलिमेंट जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं एटॉमिक नंबर के बढ़ने पर, तो आप देखोगे नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, आप क्या लिखोगे, रीज़न सुनना ज़रा, रीज़न आप क्या लिखोगे, रीज़न। तो बच्चों आप रीज़न में लिखोगे क्या, आप लिखोगे कि ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, रीज़न इन ग्रुप्स, ठीक है, रीज़न इन ग्रुप, ये आपने याद रखना है। आप रीज़न क्या लिखोगे, आप रीज़न लिखोगे कि एज डाउन द ग्रुप एज एलिमेंट इंक्रीज, ठीक है। तो आपने याद रखना है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप शेल number of shells increase, number of shell increase, number of shell increase। जैसे जैसे बेटा नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते जाते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ बाय 1, राइट, वो एक एक शेल बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ बाय 1। जैसे जैसे बेटा नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ नहीं कहेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाते जाते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर फार्दर, ठीक है, तो वो दूर दूर जाते जाते हैं, आर फार्दर एंड फार्दर, ठीक है, वो एक दूसरे से दूर दूर होते चले जाते हैं बेटा। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर फार्दर एंड फार्दर, जिससे हम कह सकते हैं बेटा वो दूर दूर जा रहे हैं, फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और बेटा जितना वो न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, हैंस आप जानते ही हो, हैंस साइज विल इंक्रीज, हैंस साइज विल इंक्रीज। तो बेटा जितना वो दूर जाएंगे उतना साइज बेटा कहीं ना कहीं क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। और अब हम बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये अगर आपको समझ आ गया तो चलिए 10 क्वेश्चन हमारे ओवर हो चुके हैं बेटा। इसके बाद हम पार्ट 2 में आगे डिस्कस करते हैं। बाय बाय प्यारे बच्चों।